फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मसल फिजियोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन स्केलेटल मसल्स। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट में पूछते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप मेरे नेक्स्ट जो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाला था उसके थ्रू भी उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और जब लॉन्ग मैनर में ये क्वेश्चन आए 10 से 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो आप उसको फुली डिस्क्राइब करें। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। तो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग में एक्साइटेशन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जब मसल फाइबर को स्टिमुलेट करना होता है। जैसे ये नर्व है, ये नर्व टर्मिनल्स हैं, ठीक है, और ये जो है वो मोटर एंड प्लेट है। तो एक्साइटेशन जो मैनर है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जब रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होता है और नर्व टर्मिनल्स तक पहुँचता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जब नर्व टर्मिनल तक पहुँचता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और वेसाइकल्स जिसमें एसिटाइल कोलिन है वो क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। और मोटर एंड प्लेट यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जिन्हें आप बोलते हैं, वहाँ पे ये बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे एंड प्लेट पोटेंशियल जो डेवलप होता है उसकी वजह से फाइनली एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है मसल फाइबर में। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एक्साइटेशन। तो ये है इलेक्ट्रिकल फिनोमिना व्हेन मसल इज स्टिमुलेटेड प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल नोन एज इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। कॉन्ट्रैक्शन, इस एक्साइटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है मसल फाइबर का वो है मैकेनिकल फिनोमिना व्हेन स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग नोन एज मैकेनिकल फिनोमिना, जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है, क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और फाइनली जो है शॉर्टनिंग होती है मसल फाइबर की। तो इस दोनों को मिलाकर एक फुल क्वेश्चन बनता है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। सो एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन को जब एक साथ में देखते हैं तो दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, यानी इवेंट्स विच लिंक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना with mechanical phenomena is called excitation, contraction, coupling। करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत लिख गई थी। अब ये तीन फिनोमिना में ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ मसल एक्साइटेशन का, जिसमें कि नर्व इम्पल्स जो है एक्शन पोटेंशियल फाइनली एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप कर देता है, ठीक है, किसमें? मसल फाइबर में। दूसरा प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, और तीसरा प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी यहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो वो कपल हो गया एक्साइटेशन के साथ, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो दिस इज़ नोन एज एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। अब इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में आगे इसको एलैबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो पहली चीज़ है प्रोसेस ऑफ मसल एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन अकर एट NMJ यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब ट्रांसमिशन होता है एसिटाइल कोलिन का सिनेप्टिक लेफ्ट में और उसके बाद ये मोटर एंड प्लेट या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड करता है। सो उस कंडीशन में ट्रांसमिशन हो गया तो मसल में एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है और ये अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे जब वो पहुंच जाता है -60 मिली वोल्ट से ये जब +50 +60 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल एंड विच प्रोपोगेट्स ओवर मसल फाइबर सरफेस, जो कि एक्शन पोटेंशियल, सपोज ये मसल का फाइबर है तो यहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ मसल फाइबर में अंदर की तरफ पूरा उसकी लेयर पे पहुँचना शुरू हो जाता है, ठीक है, इन मसल फाइबर सरफेस अलोंग टी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो फिनोमिना है प्रोसेस ऑफ मसल एक्साइटेशन की यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस आता है प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। अब चूँकि सार्कोलिमा पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया तो AP इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर लीड्स टू क्रॉस ब्रिजेस एक्टिविटी।
दिस इज़ नोन एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से मसल फाइबर में क्रॉस ब्रिजेस बनना शुरू होते हैं और इसे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल रीचेस टिप ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स, ये टी ट्यूब्यूल्स है, ये इसकी टिप है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी समझाया डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स होते हैं। सो एक्टिवेट वोल्टेज गेटेड चैनल्स कॉल्ड डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स ऑन टी ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन। तो DHP का डिपोलराइजेशन हो जाता है, दैट ट्रिगर्स ओपनिंग ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल्स लोकेटेड ऑन टर्मिनल सिस्टर्न्स नोन एज राइनोडिन रिसेप्टर्स। तो जो टर्मिनल सिस्टर्न पे जो राइनोडिन रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं DHP के स्टिमुलेट होने के बाद, और फाइनली कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म में। सो कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। अब यहाँ देख लीजिए, इस पूरे प्रोसेस को हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा से यहाँ एक्शन पोटेंशियल जो है वो टी ट्यूब्यूल्स में आया। टी ट्यूब्यूल्स में यहाँ डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स हैं ये अटैच कर स्टिमुलेट हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल से, जिसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल है, ये इसका सिस्टर्न है, ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्न। ये लॉकिंग प्रोटीन है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, जो कि DHP और सिस्टर्न के बीच में। और यहाँ पे ये जो है ये वाले दोनों, ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाते हैं राइनोडिन रिसेप्टर या कैल्शियम रिलीज चैनल। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के टिप पे पहुंचता है, डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ये डिपोलराइज हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं इन चैनल्स को जिन्हें राइनोडिन रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है, अब यहाँ देखिए एक्शन पोटेंशियल है, बाहर माइनस आ गया और अंदर प्लस आ गया, तो यहाँ से ये जो डॉटेड कैल्शियम्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और ये कैल्शियम जो है वो बाहर सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर बनाइएगा। सो कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। अब ये कैल्शियम आयन से रिलेटेड कुछ एक MCQs इस तरीके से आते हैं, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम इंक्रीज 2000 टाइम्स इन ICF यानी ये जो ओपन होके कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आया तो 2000 टाइम ये जो है बढ़ जाता है, या ऐसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर से बढ़कर ये 2 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर हो जाता है। तो ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। डाईहाइड्रोडिन पायरोड रिसेप्टर्स, ठीक है, या फिर राइनोडिन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस पे MCQ क्वेश्चन आता है। तो फाइनली क्या होगा, कैल्शियम्स गेट अटैच टू ट्रोपोनिन C। अब मायोसिन और थिन फिलामेंट जो होते हैं, थिन और थिक फिलामेंट, तो जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो होता है थिक फिलामेंट, और जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो होता है थिन फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो अदर प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहलाते हैं, वो होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं, इसमें ट्रोपोनिन जो है वो कई टाइप्स का होता है, मेनली 3 टाइप्स का, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C। तो जो बेसिकली ट्रोपोनिन C है ये बाइंड कर जाता है सार्कोप्लाज्म में रिलीज होने वाले इस कैल्शियम आयन से, देन स्टार्ट अ चेन ऑफ इवेंट्स विच प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद चेन शुरू होती है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये हमारा अगला प्रोसेस होता है, जो हमारा होता है फाइनल प्रोसेस, कौन सा, प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसे पढ़ते हैं हम आगे प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो सबसे पहला पॉइंट, ये किससे इनिशिएट होता है, इनिशिएटेड बाय कैल्शियम आयंस। जब तक सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब ये रिलीज़ हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो थ्योरी है जिसके थ्रू फिलामेंट जो है वो क्रॉस ब्रिजेस आगे फॉर्म करेंगे, इसको जो जस्टिफाई किया था, बताया था, वो थे A.F. हक्सले और H.E. हक्सले, और इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया स्लाइडिंग थ्योरी और रैशेट थ्योरी, इन विच
कई बार इसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें। इन विच एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट्स and form actin myosin complex during muscular contraction, and repeated cycle of formation of cross bridges between head of myosin and actin molecules finally leads to muscle contraction। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, कैसे ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करेगी ये देखिए। इस डायग्राम में देखिए, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, ये बाइंडिंग और ये जो फिलामेंट है ये क्या है, हेड ऑफ मायोसिन, ये हेड ऑफ मायोसिन है। ये जब अटैच हो जाता है एक्टिन की एक्टिव साइट पे, तो उस कंडीशन में क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं। यहाँ देखिए, और इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी यूज़ होता है एक एटीपी, और एक एटीपी टूटकर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। ये प्रोसेस तब तक नहीं होता जब तक ये जो दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसमें ट्रोपोनिन तीन तरीके का है, आई, सी और टी, और ये है ट्रोपोमायोसिन, तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं। ये जब तक एक्टिन की एक्टिव साइट पर जुड़े रहते हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं करते, तब तक मायोसिन के हेड को एक्टिन की एक्टिव साइट पे बाउंड होने के लिए जगह नहीं मिलती और उस कंडीशन में क्रॉस ब्रिज नहीं बनता। लेकिन जब ये मूव कर जाते हैं और एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री हो जाती है, तो मायोसिन का हेड जो है वो आकर एक्टिन की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, और इसमें जो क्या कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। ये क्रॉस ब्रिजेस मल्टीपल टाइम्स बनते हैं, और फाइनली जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट होती है, जिससे दो जेड लाइंस के बीच में शॉर्टनिंग होती है। दो जेड लाइंस के बीच के एरिया को सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस पूरी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम। ये कैल्शियम जब ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होता है, तब एक्टिन की एक्टिव साइट जो है वो फ्री हो जाती है। और अब फाइनली हम इसको पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब मैनर में हम इसे कैसे लिखें। तो स्टेप ऑफ क्रॉस ब्रिजेस साइकिल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है क्रॉस ब्रिज इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी प्रारंभ कैसे होता है क्रॉस ब्रिज, तो एट रेस्ट यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्शन की फिनोमिना नहीं होती, तो ट्रोपोनिन आई इज़ नोन इंडिकेट इनहिबिशन या इनहिबिटरी। ठीक है, तो जो ट्रोपोनिन आई है इनहिबिटरी वाला, वो टाइटली बाउंड करके रखता है एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स को। और इनकी लोकेशन क्या होती है, ये लोकेटेड होते हैं इन ग्रूव। ये जैसे देखो कहाँ लोकेट होते हैं, इन ग्रूव। ये तो मायोसिन है और ये जो है वो एक्टिन है, ये इनके बीच में ग्रूव में पड़े होते हैं। ग्रूव को हिंदी भाषा में गर्त भी बोल देते हैं। तो लोकेटेड इन ग्रूव बिटवीन स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, सो नो क्रॉस ब्रिज फॉर्म एट रेस्ट। एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखिए, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज रिलैक्सिंग प्रोटीन, जब तक ये दोनों बाइंड करके रखते हैं एक्टिन की एक्टिव साइट को, कोई भी क्रॉस ब्रिज फॉर्म नहीं होता। दैट इनहिबिट इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होने देते। लेकिन जब एक्टिवेशन होता है यानी ड्यूरिंग एक्टिवेशन, तो कैल्शियम आयन रिलीज इनटू साइटोसोल फ्रॉम टर्मिनल सिस्टम ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइनली कैल्शियम जो है अटैच हो जाता है ट्रोपोनिन सी से, कॉज कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड दैट कॉज ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल टू मूव लेटरली। अब ये जो मॉलिक्यूल थे ट्रोपोमायोसिन, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट था, अब ये लेटरली मूव कर जाता है, तो ये एक्टिन जो है बाहर की तरफ, एक्टिव साइट जो है इसकी बाहर की तरफ शो हो जाती है, और मायोसिन हेड आके उस पर अटैच हो जाता है एंड अनकवर द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिला मॉलिक्यूल्स फॉर हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं कि 7 मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट
are uncovered for each molecule of troponin that binds a calcium ion. जब एक कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी जो है एक कैल्शियम आयन से बाइंड करता है तो 7 मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं एक्टिन फिलामेंट पे अनकवर हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब फाइनली क्या हुआ, जैसे ही हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स के साथ एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स अनकवर हुई तो 10 क्रॉस ब्रिज साइकिल इज इनिशिएट। और अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है वो इनिशिएट होनी शुरू हो जाएगी, प्रारंभ होगी लेटरल मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। कैसे हुई, जब ट्रोपोमायोसिन ने अपना लेटरल मूवमेंट किया। ट्रोपोनिन वाला ने, ट्रोपोनिन सी ने कैल्शियम के साथ बाइंड किया, इसके बाद ट्रोपोमायोसिन ने लेटरल मूवमेंट किया तो एक्टिन की एक्टिव साइट्स जो है वो ओपन हो गई, यानी अनकवर बोल सकते हैं हम इसको, ओपन की बजाय अनकवर हो गई। और अनकवर साइट पे अब बाइंड करेगा मायोसिन हेड। अब ये कैसे होगा ये देखेंगे आगे। तो एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो मायोसिन हेड बाइंड विथ एटीपी। तो सबसे पहले क्या होगा, मायोसिन का हेड जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी से बाइंड करेगा, दैट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, जिसमें एटीपी से एनर्जी आएगी। एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मायोसिन प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और मायोसिन हेड बिकम एनर्जाइज्ड एंड एक्सटेंड्स परपेंडिकुलरली। अब ये देखिए जो ये क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, मैं रफली बना रही हूँ, तो यहाँ से जो मायोसिन का हेड है ये यूजुअली नीचे की तरफ रहता है। अब जब इससे बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गई तो होगा क्या, अगली स्टेज में ये एक्टिव साइट्स है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पे जाएगा एक्टिन की तरफ और अटैच हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट से। ऐसे मल्टीपल हेड्स जो है वो एक्टिन पे जाके 90 डिग्री पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये स्टेज 1 और 2 बताती है कि देखिए ये जो है एच जोन है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिव। तो डायग्राम में बहुत अच्छे से शो होता है। ये है जेड लाइन, ठीक है, दोनों साइड, दो जेड लाइन के बीच को बोलते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्टिन फिलामेंट है, एच जोन है, ये मायोसिन है और मायोसिन का ये हेड पार्ट है। ठीक है, तो मायोसिन का हेड पार्ट रेस्टिंग स्टेज में कैसा था, दूर था एक्टिन की एक्टिव साइड से। स्टेज सेकंड में क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे बढ़ा और ये एक्टिन के एक्टिव साइड पे अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आती है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या होता है, जब फॉर्मेशन होता है एक्टिन मायोसिन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स का, तो ये ट्रिगर करते हैं दो इवेंट्स को। पहला होता है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स से ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दूसरा होता है कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन मायोसिन हेड कॉज इट टू फ्लेक्स टूवर्ड्स द आर्म ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड फ्लेक्शन ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम 90 डिग्री हाई एनर्जी to 45 degree low energy conformation finally generates mechanical force. This is known as power stroke. क्या मतलब हुआ कि ये थी रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, एक्टिन की एक्टिव साइट्स और मायोसिन का हेड ये दोनों अटैच नहीं थे। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होने वाली स्टेज शुरू हुई। फाइनली क्या हुआ कि एक्टिन की एक्टिव साइड पे मायोसिन का हेड जो है वो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पे अटैच हो गया। अब ये क्या होता है, इसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये टिल्ट हो जाता है 45 डिग्री एंगल पे, और ऐसा करने से ये जनरेट करता है मैकेनिकल फोर्स जो कि आगे कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, और इसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट आता है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, कि जब रिलीज हो जाते हैं एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स से, देन कॉज फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड टू मायोसिन हेड फॉर्म मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स हैज़ लो एफिनिटी फॉर एक्टिन। तो यानी अब डिटैचमेंट कैसे होता है, पहले अटैच हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुए, तो दो जेड लाइन्स के बीच में
जो 45 डिग्री एंगल पे ही अटैच हो जाता है ना, यहाँ देखिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो 45 डिग्री पे अटैच हो जाते हैं, ये क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, अटते हैं, और इस तरीके से जो है फोर्स जनरेट होता है। तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करके कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब जब रिलीज हो गए एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मायोसिन के हेड से, तो नेक्स्ट फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल बाउंड करता है मायोसिन के हेड से, वो फॉर्म करता है मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की क्या खास बात होती है, हैज़ लो एफिनिटी फॉर एक्टिन, कॉज डिसोसिएशन ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन होता है वो किस तरीके से शुरू होता है, धीरे धीरे क्रॉस ब्रिज हटने का, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस बनना शुरू हुए हैं तो क्रॉस ब्रिज बनेंगे, फिर क्रॉस ब्रिजेस हटेंगे। तो मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स जो है जिसकी एफिनिटी लो होती है, तो ये यहाँ से दूर हट जाता है। ये देखिए वापस से पहले 45 डिग्री एंगल पे मूव ऑन कर गया था, पावर स्ट्रोक हुआ, फिर यहाँ से डिटैच हो गया, और डिटैच होने में क्या हुआ, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो यहाँ से हट गए, एक नया एटीपी कॉम्प्लेक्स जुड़ा। अब फाइनली क्या होगा, मायोसिन हेड रीएक्टिवेशन, दोबारा से एटीपी जो बाउंड हुआ था मायोसिन से वो फिर वापस स्प्लिट होगा, और फाइनली मायोसिन का हेड एक्सटेंड परपेंडिकुलरली दोबारा जो है एक्टिन फिलामेंट की तरफ 90 डिग्री एंगल पे जाके ज्वाइन होगा एंड अटैच अ न्यू एक्टिव साइट फॉर रिपीटिंग साइकिल, और कंटिन्यूस साइकिल्स जो है वो रिपीट होंगी। देखिए पहली स्टेज रेस्टिंग, दूसरी स्टेज जो है वो 90 डिग्री पे एक्टिन की एक्टिव साइट पे मायोसिन के हेड का जॉइंट होना, फिर 45 डिग्री एंगल पे इसका फ्लैक्शन होना और पावर स्ट्रोक होना जिससे मैकेनिकल फोर्स जनरेट होना, फिर एटीपी मॉलिक्यूल जो है फ्रेश, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो अलग हो गए और फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल वापस से मायोसिन के हेड पे अटैच हो गया, तो ये दोनों डिटैच हो गए। अब फाइनली दोबारा से जो एटीपी है वो उसकी जो मायोसिन है अटैच हो जाएगा एटीपी से, और उसके बाद फिर ये दोबारा क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो रिपीटेड क्रॉस ब्रिजेस साइकिल कॉज मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑफ आइदर साइड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मायोसिन फिलामेंट ऑफ सार्कोमियर लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी, और इसकी वजह से ये जो एक्टिन फिलामेंट है, जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे, क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं रिपीटेडली, तो ये आगे की तरफ जो जेड लाइंस हैं इसमें शॉर्टनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी क्योंकि दो जेड लाइन आपस में नियर बाय आ जाएंगी, और दिस विल लीड्स टू मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फाइनल चेंजेस ड्यूरिंग स्लाइडिंग फिलामेंट। अब हम मोटी मोटी तौर पे बात करें तो खास इंपॉर्टेंट चेंजेस टोटल क्या आएंगे कि विड्थ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बैंड की जो लंबाई है वो कांस्टेंट रहती है, आई बैंड की जो विड्थ है वो डिक्रीज होती है। जो आई बैंड होते हैं वो उनकी जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जो जेड लाइंस होती हैं वो नियर बाय आती हैं, आई बैंड जेड लाइंस। तो होता क्या है, ये वाली लेंथ जो थिन फिलामेंट की है, एक्टिन फिलामेंट की है, उसमें कोई शॉर्टनिंग नहीं होती। ये जो लाइंस हैं ये नियर बाय आते हैं, एच जोन जो है वो पूरी तरह डिसअपेयर हो जाता है। जेड लाइंस मूव क्लोजर एंड सार्कोमियर शॉर्टन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस तरीके से इसको अगर मेंशन करके लिखेंगे तो बहुत अच्छे से अपने आंसर को डिस्क्राइब कर पाएंगे डायग्राम के साथ। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।